हेलो बच्चों, कक्षा 11 का पद्य भाग का पाठ 9 सबसे खतरनाक, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे आज हम। इसके कवि हैं पाश उनका शॉर्ट नेम है। प्रश्न 1, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना? पुलिस की मार, मेहनत की लूट, ये सबको ज़्यादा खतरनाक नहीं माना। क्यों? कवि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं मानता क्योंकि इनका प्रभाव सीमित होता है। ये सब कितने दिन के लिए? थोड़े दिन के लिए। कोई हमारा सामान लूट के चला गया तो कितने दिन हमें दुख होगा? थोड़े दिन होगा, फिर हम बाद में कहेंगे अच्छा चलो दोबारा खरीद लेते हैं और इनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। इनको हम वापस फिर से इसका जुगाड़ कर सकते हैं, बाद में फिर से कमा सकते हैं। दूसरे, इन क्रियाओं में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती। इससे ऐसा कुछ नहीं होता कि अब हम खत्म हो गए, हम बिल्कुल, अब किसी ने पुलिस ने मार दिया तो अब हम चल फिर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। हम फिर खड़े हो सकते हैं। पुलिस ने किस बात पे मारा उसको हम सुधार कर सकते हैं। किसी के साथ हमने स्वार्थ में गद्दारी कर दी और हमें कुछ गलत उसका फायदा मिला, गलत हमें कोई उसका फल मिला, तो हम सोचेंगे चलो ठीक है, अब हम अगली बार से कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो ये पलटी जा सकती है, रिवर्स की जा सकती है। इसीलिए ये स्थितियाँ बुरी तो है किंतु उन्हें बदला जा सकता है। ये सबसे खतरनाक नहीं है, इनसे खतरनाक और भी बड़ी बातें हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ बहुत खतरनाक नहीं माना। प्रश्न 2, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता पे क्या असर पैदा हुआ? ये बात बार बार इस कविता में दोहराई गई है जिससे कि हमारा पूरा फोकस उस पर बना हुआ है कि सबसे खतरनाक, यानी इससे भी खतरनाक और क्या हो सकता है। सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से खतरनाक बातों के प्रति पाठकों का ध्यान जाता है। यह शब्द उस विभीषिका को बताता है जो समाज के निर्जीव कर रही है। ये ऐसी बड़ी बीमारी है जो पूरे संसार को निर्जीव कर रही है। मतलब हमारे समाज में जान ही खत्म होती है, हम मुर्दा की तरह होते जा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक बातें हैं। कवि बार बार सबसे खतरनाक शब्द का प्रयोग करके हमें सचेत कर रहा है, हमें चेता रहा है कि यदि अब हम अभी भी नहीं जागे तो हमारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अगर हमने अभी भी प्रयास नहीं किया, हमने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया तो हमारा भविष्य कैसा होगा? अंधेरा हो जाएगा। इसीलिए वो बार बार ये पंक्ति का प्रयोग कर रहा है, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। यहाँ पॉइंट बना के लिखेंगे। वो पाठकों का ध्यान खींचना चाहता है, वो संसार की ऐसी बुराइयों की तरफ इशारा कर रहा है जो अब बढ़ती चली जा रही हैं और वो हमें चिता रहा है, हमें जगा रहा है कि जागो और कुछ परिवर्तन करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पॉइंट बना के लिखेंगे। प्रश्न 3, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है ना कहकर बुरा तो कहा है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है? स्पष्ट की बुरा तो है ऐसे बोला है ना। कवि ने कविता में बुरा तो है का प्रयोग किया है। बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगा कि ये बात बुरी है और ये बुरा तो है, मतलब उतना भी नहीं लेकिन हाँ बुरा है। तो यह अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है तथा इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। अगर हम कह दें ये बुरा है तो मतलब ये बिल्कुल बुरा है, ये अब सुधर नहीं सकता। लेकिन अगर हम कहें बुरा तो है, तो क्या है? निपात है। बच्चों पढ़ा है आपने, हम निपात लगा करके बात पर बल देने की कोशिश करते हैं। तो का मतलब बुरा है लेकिन अभी बचाव की गुंजाइश है, अभी हम इसको बदल सकते हैं। यहाँ पर तो लगाने से बात के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यह बचाव है तथा पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यह बताता है कि स्थितियां बुरी तो हैं परंतु चरम सीमा पर नहीं पहुंची, अपने पीक पर नहीं पहुंची जहां से लौटना मुश्किल हो जाए। अभी हम लौट सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए उसने बोला बुरा तो है। प्रश्न 4, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया। आपकी दृष्टि में इन बातों की परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक नहीं है? अभी कवि कहता है मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, ये सबसे खतरनाक माना गया। तो ऐसा क्यों? मुर्दा शांति का से भर जाना का मतलब है निष्क्रियता, जड़ता, प्रतिक्रिया शून्य हो जाना। मतलब सब कुछ आंखों से देख रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, हम पड़े हैं मुर्दा की तरह, मरे हुए पड़े हुए। ये स्थिति बहुत खतरनाक है। ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। ऐसा समाज अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता। हमारे सपनों का मर जाना का अर्थ है कि कोई इच्छा ही समाप्त हो गई है। मनुष्य कल्पना करके नए नए कार्य करता है तथा होता है। सपनों के मर जाने पर हम यथास्थिति में ही रहते। अगर हम सोच लें कि बस अब तो हमने बहुत तरक्की कर ली, अब और किसी तरक्की की जरूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे? आराम से बैठ जाएंगे, फिर कुछ नया होगा ही नहीं। इतने रोज नया विज्ञान में आता रहता है, कुछ नए नए आविष्कार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है नहीं हम ये ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, और क्योंकि हम भविष्य देखते हैं, सपने देखते हैं, तो हम और कुछ क्या करते हैं। तो हम अगर निष्क्रिय हो जाएंगे तो हमारा विकास वहीं का वहीं रुक जाएगा।
ये दोनों स्थितियां खतरनाक हैं। इनसे समाज में अन्याय करने वाले प्रभावी रहता है, समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी हमारा विकास खत्म हो जाता है और जो अन्याय कर रहे हैं वो करते रहेंगे कि उनको पता है ये तो आवाज उठाएगा नहीं। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराई। व्यंजना, जब एक शब्द को अलग अलग तरीके से 2-3 बार प्रयोग किया जाता है, वहां व्यंजना शक्ति होती है शब्द की। तो यहाँ घड़ी को 2 बार प्रयोग किया गया। जो घड़ी आपके हाथ में बंधी है और आपकी घड़ी अलग है, आपकी घड़ी बंद हो गई, आपकी नजरों में वो घड़ी बंद है। यहाँ घड़ी के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ में जीवन, एक घड़ी जीवन की तरह चलता रहता है। जब व्यक्ति आगे बढ़ने की चाह समाप्त हो जाती है तब उसे रुकी घड़ी कहा जाता है। एक घड़ी जो जीवन की घड़ी है, समय तो अपनी गति से चल रहा है लेकिन हमारे लिए वो घड़ी बंद हो गई, यानी हमने अपने जो आगे बढ़ने की विकास की घड़ी थी उसको बंद कर दिया है कि नहीं, हमारा तो समय खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। तब हम उसको रुकी हुई घड़ी कह सकते हैं। दूसरा अर्थ निश्चित दिनचर्या से। घड़ी एक निश्चित तरीके से चलती रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी यंत्र के समान घर के काम से घर आता है। उसके मन में उमंग नहीं है, उसकी जिंदगी ढर्रे पर चलती है और वह उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता। मनुष्य कैसा होता है, निराश हो जाता है। जब कुछ उसको नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है। वो कहता है रोज जाना है, उठना है, आना है, जाना है, आना है, उसको कोई मजा नहीं आता। तब कैसा हो जाता है, उसकी घड़ी रुक जाती है। समय बदल रहा है, हाथ की घड़ी तो चल रही है लेकिन उसकी घड़ी रुक गई है। आप लोगों के साथ भी होता है। आप स्कूल जाते हैं, सुबह रोज उठना है, स्कूल जाना है, वहाँ 7 पीरियड 8 पीरियड पढ़ना है और घर लौट के आ जाना है। तो जो बच्चे पढ़ करके हर बार, हर महीने, हर टेस्ट में और नंबर और अच्छा करते, उनको तो अगले दिन स्कूल जाने में मजा आता है। नहीं, आज जाएंगे तो आज ये वाला क्लास होगा, आज ये लेक्चर हम पढ़ेंगे और फिर देखना मेरे नंबर और मैं 2 नंबर तो कम से कम और एक्स्ट्रा लेकर आऊँगा। उनकी घड़ी हाथ की भी चल रही है, उनकी अपनी भी घड़ी चल रही है। लेकिन जो लोग सोच लेते हैं मेरे तो वही, मैं तो फेल ही होने वाला हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है स्कूल जाऊँ कि ना जाऊँ, बस वो तो क्योंकि मम्मी डांटेगी इसलिए स्कूल चले जाते हो, घर लौट के आ जाते हैं। तो उनकी हाथ की घड़ी तो चलती है लेकिन उनकी अपनी घड़ी रुकी हुई होती है। क्यों? क्योंकि कोई विकास नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहाँ घड़ी 2 तरह से यूज़ की गई है, 2 अर्थों में यूज़ की गई। एक है जीवन की घड़ी, दिनचर्या, और दूसरी घड़ी है हमारा विकास, हमारे प्रयास। प्रश्न 6, जब चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्च की तरह नहीं करता है? यहाँ चांद आस्था और विश्वास का पर्याय है। यहाँ पर चांद मतलब हमारी क्या आस्थाएं हैं, क्या विश्वास है। यह आस्था और विश्वास पर हत्याकांड के बाद व्यक्तियों को शांति का भाषण देती है। इसके कारण धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर दंगा करने वाले शक्तिशाली बने रहते हैं। आम आदमी इन आस्थाओं विश्वास पर तर्क करे तो समाज ठीक हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता। बहुत सी आस्थाएं, बहुत से विश्वास ऐसे हमारे जिनसे हमारा बुरा भी होता है लेकिन हम मानते रहते हैं, नहीं हम ये करेंगे तो पाप लगेगा। तो हम अपनी आस्था और विश्वास के चलते हम बहुत, आपने सुना होगा ना कि शिवरात्रि आ रही है तो जल में दूध ना चढ़ाएं और दूध आप गरीबों में बांटें। बिल्कुल ठीक बात है, दूध चढ़ा करके बर्बाद करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन बच्चों को दूध नहीं मिलता। आपका मुसलमानों का मुहर्रम और जो इनकी ईद होती है उसमें इतने बकरे काटे जाते हैं, आप इतनी जीव हत्या करते हैं, आप मीट खाना छोड़ दें तो इतने जानवरों की जान बच जाएगी। पर हम अपनी आस्था और विश्वास से जुड़े होते हैं और हम वो सब काम करते चलते हैं कि अगर ये नहीं किया तो हमें पाप लगेगा। तो यहाँ पर चांद उसी आस्था और विश्वास का है कि वो जब हत्याकांड देखता है तब भी वो अगले दिन चांदनी बिखेरने चला जाता है उसके घर में। तो अगर आप कुछ गलत होता देख रहे हो तो उस अत्याचार के खिलाफ आवाज तो उठाओ। उस चांद की तरह क्यों बने हो जो अगले दिन भी चांदनी फैला देता है? लेकिन ऐसा नहीं होता है और हमारा समाज उसी ढर्रे पर चलता चला जाता है। यही स्थिति सबसे खतरनाक है। अभी कविता के आसपास, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया? अभी एक ही पंक्ति से कविता का शुरू हुआ है, कविता का खत्म हुआ है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। ये पंक्तियां खतरनाक और सबसे खतरनाक स्थितियों में अंतर बताती हैं। अभी यहाँ पर स्थितियां 2 तरह की बताई, खतरनाक वाली भी बताई और सबसे खतरनाक भी बताई। उनको बताने के लिए उसने 2 बार प्रयोग किया है। ये स्थितियां सुधर सकती हैं, परंतु इनसे भी अधिक खतरनाक बातों पर समाज को गंभीरता से विचार करना होगा। मतलब जो खतरनाक है उनको हम बदल सकते हैं, अभी स्कोप है, लेकिन जो सबसे खतरनाक है उन पे हमें पहले फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं? जो कवि ने बताई वो तो ठीक, आप और भी आप कुछ समझते हैं तो आप बताइए। हाँ, सांप्रदायिकता, यही हिंदू मुस्लिम के झगड़े, आतंकवाद, निरर्थक महत्वाकांक्षा, बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाह, उसमें लोग गलत काम भी कर देते हैं, स्त्री शोषण,
औरतों के साथ जो अपमान हो रहा है, जो स्त्री शोषण हो रहा है, जो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वो भी बहुत खतरनाक स्थिति है। संकटग्रस्त की सहायता ना करना, कोई परेशान है, बीमार पे सड़क पे मौत हो जाती है, कोई उठाने नहीं जाता, ये सब स्थितियाँ और बहुत खराब है। तो आप भी कुछ उदाहरण में आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। आप सबसे खतरनाक स्थितियों को समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? आप क्या बताएंगे? आप अपने कुछ सुझाव लिखिए। लोगों में जागरूकता लाएंगे, दुष्ट लोगों को कानूनी तौर पर हम सजा दिलवाएंगे, कड़े कानून बनेंगे तभी तो सजा मिलेगी। विचारों में नवीनता लाएं, हम समय के साथ बदलना होगा, परिवर्तनशील होना होगा, नई सोच रखनी पड़ेगी, संवेदनशीलता को बनाए रखना होगा। हमें एक दूसरे के प्रति करुणा, संवेदनशीलता बनाए रखनी पड़ेगी। हम ये सब हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति में क्यों बटे हुए हैं? आदमी आदमी से प्यार क्यों नहीं करता? अगर ऐसा हो जाए तो हर देश तरक्की करे। परमाणु हथियारों को बनाने में लगे पड़े हैं, हम परमाणु युद्ध क्यों कर रहे हैं? अरे मिलके चलो, तुम भी बढ़ो, हम भी बढ़ें आगे। तो आप इस तरह से अपने सुझाव लिख सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं बच्चों, छोटे छोटे, आप उनको भी देख लीजिए एक बार। सबसे खतरनाक कविता का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य मतलब कभी बच्चों ये आपसे इस तरह से भी आ सकता है, तो आपको प्रतिपाद्य का अर्थ होता है शॉर्ट में आपको उसका सारांश बता देना। तो आप उसको लिख दीजिए कि यह कविता पंजाबी भाषा से ली गई है। यह दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर होती दुनिया की विद्रूपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने का संकल्प क्षीण पड़ जाते हैं। कभी स्थिति ऐसी भी आ सकती है जहां हम प्रतिक्रिया कर ही ना पाए, उस स्थिति की तरफ ये इशारा कर रही है कविता। पथराई आंखों से तटस्थता से कवि की सहमति है। वो कवि कहता है ये जो आंखें एक सी बर्फ जैसी हो जाती ठंडी, उससे उसको परेशानी कि ना बदलो, कुछ गलत होता देखो तो आवाज उठाओ। जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं, जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास मर जाती है और बेहतर भविष्य के सपने के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। तो आप इन शॉर्ट में पूरी बात को लिखेंगे, ये प्रतिपाद्य कहलाता है। दूसरा है आत्मा का सूरज डूबने में क्या व्यंग्यात्मकता है। अब यहाँ व्यंग भी है, हमारे आत्मा का सूरज डूब गया, मतलब हम अपना स्वाभिमान भी भूल जाते हैं, अपना परिचय ही खो देते हैं। कवि उस दिशा को सबसे खतरनाक बताता है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। सूरज जो असली सूरज है वो डूबता है पश्चिम में, वो भी दिशा खराब नहीं है, क्योंकि अगले दिन वो पूरब से फिर से निकल आएगा। यहाँ कवि ने आत्मा को सूर्य कहा है। आत्मा सूर्य की तरह मनुष्य को सही गलत का भेद कराती है। किसी विचार रूपी दिशा में जाकर व्यक्ति अपने विवेक को खो बैठता है तथा गलत कार्य करने लगता है। ऐसी स्थिति में समाज में अन्याय का अंधकार छाने लगता है। अगर हम जो हम कर रहे हैं उसका अच्छा बुरा हम नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, एक दिन सब तरफ अन्याय अन्याय नजर आएगा। तो हम अपनी आत्मा को मरने देते। हम कोई भी गलत काम करते हैं बच्चों, तो हमारी अंदर आत्मा जो है वो हमें एक बार जरूर कहती है देखो ये गलत है, फिर हम उसको कहते हैं चुप रह, तुम चुप रहो, मैं तो यही करूँगा, और हम अपनी आत्मा को मार देते हैं। और जिस दिन ये सूरज डूब गया, ये आत्मा आवाज उठाएगी लेकिन आप नहीं सुनेंगे तो वो डूब जाएगा। और वो स्थिति सबसे खतरनाक होगी, वो दिशा सबसे खतरनाक होगी जब आपका स्वाभिमान, आपकी आत्मा मर चुकी होगी। तो यहाँ आत्मा का सूरज डूबने से ये अर्थ है। कवि ने किन किन स्थितियों को बुरा बताया, खतरनाक नहीं। अब यहाँ कुछ ऐसी स्थिति बताई है जो खतरनाक नहीं है, बुरी है लेकिन खतरनाक नहीं। कौन कौन सी? मेहनत की लूट, पुलिस की मार, बैठे बिठाए पकड़े जाना, सहमी हुई चुप्पी का होना, सही आवाज को दबा देना, विवशतावश समय को काटते रहना, समय को किसी तरह मुट्ठी बंद करके बस कटने का इंतजार करना। सबसे खतरनाक कौन कौन सी बातें? मुर्दे की तरह शांति से मर जाना, सपनों का मर जाना, चलती घड़ी का रुका हुआ होना, तड़प कर सब कुछ सह लेना, ठर्रे एक रोजमर्रा की ढर्रे पर जिंदगी का चलना, बुराई को आंखों में न गड़ना, आत्मा के सूरज का डूब जाना और अन्याय को देखते रहना, कोई प्रतिक्रिया ना देना। ये खतरनाक बातें हैं, सबसे खतरनाक बातें हैं। ये बातें याद रखेंगे बच्चों, पूछी जा सकती हैं। करुण गीत को खतरनाक क्यों कहा गया? करुण गीत जो मौत के समय जो मरसिए गाए जाते हैं उसको खतरनाक क्यों कहा गया? कवि करुण गीत को खतरनाक बताता है क्योंकि इस तरह के गीत व्यक्ति को प्रतिरोध की भावना को शांत करने का कार्य करते हैं। ये भाग्यवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। इससे अन्याय करने वालों का हौसला बुलंद रहता है और समाचार में अत्याचार होते रहते हैं। एक गीत होता है जो जोश जगाता है, बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। ऐसा गीत आया तो हमारे अंदर हौसला आता है कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर यही कोई मौत का गीत बजा दिया जाए तो क्या होगा? हम शांत होकर बैठ जाएंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और अत्याचार और बुराइयां समाज में बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए करुण गीत को, दुख वाले गीतों को खतरनाक माना गया है। जो मरसिया के गीत होते हैं वो खतरनाक होते हैं क्योंकि वो जीवन में उम्मीदें, आशाएं, भविष्य, सपने सबको मार देते हैं। इसीलिए आप कभी दुखी हो तो आप कोई म्यूजिक लगा लें तो आप खुश हो जाता है, आपका मन खुश हो जाता है। और उसमें भी कोई रोना धोना गाना सुनने लग जाओ तो आप और बोर हो जाओगे और परेशान हो जाओगे।
तो इसीलिए यहाँ करुण गीतों को खतरनाक माना गया है। तो ये हैं आपके कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो भाषा बदल के आपसे पूछे जा सकते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता और उसके प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक बार में नहीं समझ में आता बच्चों तो 1 से 2 बार 3 बार आप वीडियो रिपीट करके सुनिए। आप कुछ मत करिए, किताब बंद कर दीजिए, केवल सुनिए। वीडियो लगा के किनारे रख लीजिए, देखिए भी मत, केवल सुनिए। आपकी हिंदी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। गुड बाय।